प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में राजशास्त्र या राजदर्शन और इसके विविध नाम। अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीति शास्त्र को किन किन नामों से संबोधित किया जाता था, यह भी आज चर्चा का विषय होगा। ये स्टूडेंट्स, आज से हम भारतीय राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश करेंगे। क्या? भारतीय राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की पृष्ठभूमि क्या है और भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में राजनीति शास्त्र को किन किन नामों से पहचाना जाता था। इसलिए मैंने आज के लेक्चर का नाम रखा है प्राचीन भारत में राजशास्त्र या राजदर्शन। नोट करें, प्राचीन भारत में राजशास्त्र या राजदर्शन विविध नाम। अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीति शास्त्र को किन किन नामों से जाना जाता था, यह आज हमारा चर्चा का विषय होगा और इसकी क्या पृष्ठभूमि है यह भी आज आपको बतलाया जाएगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें बेटा। मनु से लेकर के और मैं कहूँगा मोहनदास करमचंद गांधी जी तक के भारतीय राजनीतिक चिंतन का यदि आप अध्ययन करेंगे तो बेटा ये भारतीय राजनीतिक चिंतन एक अनवरत प्रक्रिया है। मतलब मनु से लेकर और गांधी जी तक का अगर हम संपूर्ण निचोड़ निकालें तो एक ही बात निकलकर सामने आती है, क्या? कि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी नहीं बनेगा तब तक राजनीति में सुधार नहीं हो सकता। आज ये शाश्वत सत्य है। मैं ये कहूँगा कि ये जो निष्कर्ष निकाला गया पूरी दुनिया के लिए सत्य है कि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी नहीं बनेगा तब तक राजनीति में सुधार नहीं हो सकता। यह बात मनु ने भी कही है और गांधी ने भी कही। तो मतलब मनु से लेकर और गांधी जी तक यह परंपरा लगातार बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें बेटा। सबसे पहले तो यह है कि पश्चिम वालों ने, विशेषकर यूरोप की बात करेंगे, उन्होंने ये कहा कि भारत में किसी भी रूप में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है। मतलब भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं है। ये यूरोप वाले कहते हैं, पश्चिम वाले कहते हैं। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि यूरोप में जिन राजनीतिक मुहावरों का आज प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, ढेरों राजनीतिक मुहावरे हैं। आज यूरोप में जिन राजनीतिक मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, जिन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, हम कह रहे हैं हमारे भारत में वैदिक परंपरा से ही ये मुहावरे दे दिए गए थे। मतलब वेदों में इन सबका उल्लेख किया गया है। मैं ये कहूँगा कि जब यूरोप में ज्ञान का अंधकार छाया हुआ था, ज्ञान का अंधकार, हम कहेंगे कि पूर्ण रूप में वहाँ जब राजनीति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तब तो हमारे भारत के मनीषियों ने राजनीति के बारे में दुनिया भर के सिद्धांत दे दिए गए थे। लेकिन वो एक कारण अलग रहा है कि भारत के बारे में ये कह दिया गया है कि भारत को राजनीति का ज्ञान नहीं है, भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है। अब भले वो जानबूझकर कहा गया हो या ज्ञानतावश, मैं तो इसका मूल कारण ये मानूंगा कि भारत के बारे में ऐसे इसलिए कहा जाता है यूरोप वालों के द्वारा कि भाई भारत में पृथक रूप में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, जैसे कि पश्चिम में हुआ है। जैसे प्लेटो और अरस्तु ने पृथक रूप में, स्वतंत्र रूप में राजनीतिक चिंतन किया था, उस तरह से भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में जो राजनीतिक चिंतन हुआ है वह राजनीतिक चिंतन बहुत ज़्यादा धर्म से प्रभावित रहा है। इसी के साथ में भारत में राजनीति के साथ साथ धर्म, अर्थ, समाज व्यवस्था के बारे में भी चिंतन हुआ है और इनको पृथक करके नहीं देखा गया है, बल्कि एकाकी रूप में इसके ऊपर चिंतन किया गया है। मगर यह कोई गलत बात नहीं है, बल्कि भारत के चिंतन का ये एक गुण है। तो पहली बात तो ये मानी गई यूरोप वालों के द्वारा कि भाई इन्होंने स्वतंत्र रूप में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं किया है, इसलिए
भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं है, राजनीतिक चिंतन का ज्ञान नहीं है। दूसरा ये का आरोप लगाया गया क्या कि भारत में कोई व्यवस्थित चिंतन नहीं हुआ। हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ हद तक हम मानेंगे कि भारत में राजनीति के ऊपर धर्म का प्रभाव रहा है और इसी के साथ में यहाँ चिंतन तो बहुत हुआ है, लेकिन उनको व्यवस्थित रूप नहीं दिया गया है, जैसे कि पश्चिम के अंतर्गत दिया गया है, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु के द्वारा। भाई पश्चिम में राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत होती है वह प्लेटो से ही मानी जाती है, जिसे कि राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है प्लेटो को, और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है, राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। परंतु अगर भारत की बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि ये सब बातें गलत हैं। वास्तव में भारत में राजनीतिक चिंतन की परंपरा उसी समय शुरू हो गई थी। किस समय? जब भारत में सभ्यता, संस्कृति और धर्म की शुरुआत हो गई थी, तभी से भारत में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत भी हो गई थी। तो ये सारे आरोप मिथ्या है। ये कहना, मैं ये कहूँगा कि एक तरह से आरोप है, जबकि ये कहेंगे कि भारत में जो राजनीतिक चिंतन किया गया है वह सर्वश्रेष्ठ स्तर का चिंतन रहा है। अब इसको हम समझेंगे एक एक करके। चलिए बेटा, बहुत लंबी बात हो जाती है, अगर मैं सारा यहाँ पर आपको इतिहास बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम एक एक बात को लेते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को आपको अच्छे से समझना है तो आज का लेक्चर समझना निहायत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को बताऊँगा। उसके बाद में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्या स्रोत थे वो बताऊंगा, और उसके बाद में फिर हम मनु की मनुस्मृति से इसकी शुरुआत करेंगे। मतलब मनु के राजनीतिक विचारों को लेंगे, फिर जो है कौटिल्य, शुक्र के राजनीतिक विचारों को लेंगे। क्रम से बढ़ेंगे हम आगे। देखो, किसी भी विषय को यदि समझना है तो हमको क्रम से आगे बढ़ना होगा। अगर क्रम से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सभ्यता, संस्कृति और धर्म। मतलब क्या मतलब है इसका? आप नोट करेंगे कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, बेटा आप नोट करें जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। यहाँ तो मैं केवल संकेत रूप में नोट किया है, बाकी मैं इसकी व्याख्या करूंगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन उतना ही लिखें, उतना ही प्राचीन है, उतना ही पुराना है जितना कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? सभ्यता, संस्कृति और धर्म जितना ही प्राचीन है उतना ही भारतीय राजनीतिक चिंतन है। मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन की शुरुआत भारत की सभ्यता, संस्कृति और धर्म से ही होगी है। तो भारत में जितना प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और धर्म है उतना ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है। जब से भारत में धर्म, संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से ही भारत में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत भी हो चुकी थी। ये बात मानेंगे आप तो? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहे तो बिंदु रूप में लिख सकते हैं, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2। मैंने यहाँ लिखा है प्राचीन भारतीय चिंतन की दृष्टि धर्मशास्त्र तथा अध्यात्मवाद पर केंद्रित थी। क्या मतलब है इसका? देखिएगा बेटा, ये सेंटेंस आपको नोट करना है, क्योंकि आगे हमें मनु, कौटिल्य, शुक्र है, बृहस्पति, सोमदेव, सूर्य, जितने भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार है उनको समझना है। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? प्राचीन भारतीय चिंतन की दृष्टि से धर्मशास्त्र तथा अध्यात्म शास्त्र पर केंद्रित थी। मतलब वास्तव में प्राचीन भारतीय चिंतन की जो दृष्टि थी, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु था वह धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद था। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन किया गया था उस राजनीतिक चिंतन के ऊपर धर्म का प्रभाव था, अध्यात्म का प्रभाव था, आध्यात्मिकता का प्रभाव था। क्या कहा मैंने? धर्म का प्रभाव था। इसलिए प्राचीन भारतीय चिंतन की दृष्टि धर्मशास्त्र तथा अध्यात्मवाद पर केंद्रित थी। मतलब वो राजनीति को धर्म से अलग नहीं मानते थे। और यही बात आगे चल करके मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी स्वीकार की है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि धर्म विहीन राजनीति नहीं होती है, बल्कि मौत का फंदा होता है, फांसी का फंदा होता है। जरा गौर कीजिएगा, इस बात की शुरुआत प्राचीन भारत में हो गई थी और फिर यह बात हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कही थी ना। यस, चलिए अब इसका मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ मैं और बहुत बातें बताऊंगा। क्या बेटा, यहाँ आपसे कोई पूछ लिया जाए या प्रश्न बनता है यहाँ कि राजनीतिक चिंतन किसे कहा जाता है,
यहाँ भारतीय राजनीतिक चिंतन या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बात नहीं है, नो, केवल ये बात है कि राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं। तो बेटा आप इसका उत्तर क्या देंगे, नोट करें, राज्य संबंधी, नोट करें, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन विचार विमर्श किया जाता है वह ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। मतलब सेंटर में यहाँ राज्य होता है, लेकिन चूंकि भारत में राज्य के बारे में जो चिंतन किया गया है, इस चिंतन के ऊपर धर्म का प्रभाव रहा है। किसका प्रभाव रहा है, धर्म का प्रभाव रहा है, जबकि पश्चिम में धर्म का प्रभाव नहीं रहा है। बस ये डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बेटा, अब मैंने यहाँ लिखा है उचित मूल्यांकन एवं अध्ययन से वर्तमान राजशास्त्र लाभान्वित हो सकता है। मतलब जैसा कि यूरोप वाले कहते हैं कि भाई भारत में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, भारतीयों को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि हकीकत देखा जाए, अगर गंभीरता से अध्ययन किया जाए, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत मैं ये कहूँगा वैदिक परंपरा से ही राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हो चुकी थी। वेदों में आप देखिएगा, वेदों का अध्ययन कीजिएगा, वेदों के अंतर्गत राजनीति का अथाह ज्ञान भरा पड़ा है। और वेदों के बाद में जब हम आते हैं तो मनु की मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कामंदक का कामंद की नीतिसार, शुक्र का शुक्र नीतिसार, इनमें मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी मात्रा में राजनीतिक चिंतन किया गया है। इसलिए ये कहना गलत है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, नहीं, प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन श्रेष्ठ स्तर का था, लेकिन बशर्ते कि उसका अच्छे से मूल्यांकन किया जाए तो आधुनिक राजनीति शास्त्र इससे बहुत लाभ उठा सकता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान को इससे बहुत फायदा हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत दिया गया है, परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत मनु ने भी, कौटिल्य ने, शुक्र ने भी दिया है, परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत दिया है, आज पूरी दुनिया के अंतर्गत उसके बराबर का कोई सिद्धांत नहीं है। बताओ, और इससे बड़ी क्या बात कह सकते हैं हम। चलिए देखिएगा बेटा, मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का उचित मूल्यांकन और अध्ययन यदि किया जाए तो प्राचीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत हमको ऐसे ऐसे सिद्धांत मिलेंगे जिससे आधुनिक राजनीति विज्ञान को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या कहा मैंने, आधुनिक राजनीति विज्ञान को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। इसलिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का उचित मूल्यांकन और अध्ययन किया जाना चाहिए। और अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, जैसे आगे चल करके हम मनु, कौटिल्य, शुक्र को बड़े व्यापक रूप में समझाएंगे, तो बेटा उससे ये बात आपको पता लगेगा कि वास्तव में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन कितना श्रेष्ठ स्तर का था और इन्होंने कैसे कैसे सिद्धांत दिए थे, जो सिद्धांत की यूरोप वाले भी नहीं दे सकते हैं आज। जैसे परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने भी, कौटिल्य ने भी, शुक्र ने भी मंडल सिद्धांत दिया, राज्यमंडल का सिद्धांत दिया, 60 गुणी नीति दी, नीति के 4 उपाय बताए, गुप्तचर व्यवस्था की चर्चा की, दूत व्यवस्था की चर्चा की, युद्ध की चर्चा की। आज आधुनिक समय में यूरोप के अंतर्गत भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। बताइए मुझे ऐसा कौन सा सिद्धांत है, कोई सिद्धांत नहीं। इसलिए हम किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से कम नहीं है। हम तो ये कहेंगे यूरोप से हम कम नहीं है, बल्कि यूरोप से हम कहीं आगे हैं। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र के अंतर्गत हमने राजनीतिक चिंतन में तो पूरी दुनिया को वो देन दी है, वो योगदान दिया है जो कि यूरोप वाले भी दुनिया को नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहना गलत है कि भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, भारतीयों को राजनीति का ज्ञान नहीं है। नहीं, ये तो जानबूझ करके किया गया है, ऐसा जानबूझ कर किया गया है। और विशेषकर ब्रिटिश शासन, अंग्रेज शासन तो ये चाहता नहीं था। अंग्रेज शासन तो बार बार ये दिखाना चाहता था कि भारत के अंतर्गत कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, भारतीयों को राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। वो जानबूझ करके ऐसा करते थे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा बिंदु लिखेंगे आप, वैदिक काल से मुगल काल की स्थापना तक। बेटा नोट करें, मतलब वैदिक काल से, वेदों से वैदिक काल से मुगल काल की स्थापना तक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को लिया जा सकता है। ये इसका कालक्रम हो गया है भाई। अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन को भी विभाजित करना चाहें तो 3 खंडों में विभाजित हो जाता है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। लेकिन मध्यकाल के अंतर्गत वास्तविक रूप में कोई चिंतन नहीं हुआ था, क्योंकि मध्यकाल वास्तविक रूप में एक प्रकार से मैं कहूँगा धर्म और राज्य के बीच में विवाद था, इसमें कोई चिंतन नहीं हुआ था। इसलिए मध्य युग को अंधकार का युग कहा जाता है। भारत की बात हो चाहे पूरी दुनिया की बात हो, इसलिए विशेषकर भारत के बारे में
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इसको हमें अच्छे से समझना है। बाकी मध्यकालीन भारतीय चिंतन के अंतर्गत भी, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी कुछ जो महत्वपूर्ण विचारक है उनकी चर्चा हम जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ हम अब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय से होती है। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारतीय चिंतन का जनक माना जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तीनों ही खंड में आपको अच्छे से समझाऊंगा। नोट करेंगे, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय से होती है, मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। चलिए, चौथा बिंदु बनाया मैंने, विद्वान है कुछ, मैक्स मूलर, ब्लूमफील्ड, डैनिंग। विशेषकर ये तीन विद्वान ऐसे हैं जिनकी एक भ्रांत धारणा है, जिनकी एक गलत सोच है। क्या कि ये संदिग्ध आदर्शवाद, व्यवहारिक रहस्यवाद और पारलौकिक मूर्खतापूर्ण बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब इन तीनों विद्वानों का ये कहना है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत किसी रूप में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, बल्कि वास्तविक रूप प्राचीन भारत के अंतर्गत संदिग्ध आदर्शवाद, अव्यवहारिक रहस्यवाद और पारलौकिक मूर्खतापूर्ण बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत संदिग्ध आदर्शवाद के ऊपर चिंतन किया गया है, अव्यवहारिक रहस्यवाद और पारलौकिक मूर्खतापूर्ण बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या नाम दिया है, संदिग्ध आदर्शवाद, अव्यवहारिक रहस्यवाद और पारलौकिक मूर्खतापूर्ण बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो अब मैक्स मूलर, ब्लूमफील्ड और डैनिंग की जो ये बात है बेटा, ये बात सत्य नहीं है, ये एक भ्रांति है, एक गलत विचार है, इनका गलत विचार है, इनका गलत निष्कर्ष है। नहीं, वास्तविक रूप में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन एक श्रेष्ठ स्तर का चिंतन था, इसलिए इन तीनों विद्वानों की बात में कोई सच्चाई नहीं है, हालांकि इन विद्वानों ने ये बात कही है। तो नोट कर लेंगे आप। और इसके बाद में लिखा है, सबसे अधिक जिम्मेदार अंग्रेज शासक थे। वास्तविक रूप में अंग्रेज शासक विशेषकर ये प्रयास कर रहे थे कि भारत के अंतर्गत राजनीति के बारे में कोई चिंतन हुआ ही नहीं है, भारतीयों को राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। भारतीय तो अंधविश्वासी है, भारत में अगर जरा सा कुछ चिंतन भी किया गया तो धर्म से प्रभावित है। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके ये कह दिया कि भारत में किसी भी रूप में श्रेष्ठ स्तर का राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, भारत में किसी भी रूप में व्यवस्थित रूप में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने तो जानबूझ करके ऐसा किया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ स्तर का चिंतन है। अगर इन्होंने अपने चिंतन को धर्म से प्रभावित माना तो क्या गलत बात है? अगर गलत बात है तो मुझे बताइएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने आज ऐसा क्यों कहा कि धर्महीन राजनीति राजनीति नहीं हो सकती है? और वास्तव में देखा जाए तो दुनिया के सामने दो वाद है, एक तरफ मैकियावलीवाद, दूसरी तरफ गांधीवाद। गांधी जी तो कहते हैं कि धर्महीन राजनीति राजनीति हो ही नहीं सकती है, राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी कह रहे हैं। लेकिन जरा पश्चिम की बात करिएगा, अगर हम इटली के मैकियावली की बात करें तो इटली के मैकियावली क्या कहते हैं, राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मतलब उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया कि धर्म को राजनीति से अलग कर दो। इसलिए आधुनिक युग में अगर पूरी दुनिया की राजनीतिक चिंतन का हम अध्ययन करें, पश्चिम राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, तो पूरी दुनिया के अंतर्गत मैकियावली ऐसे पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने धर्म को, नैतिकता को राजनीति से अलग किया था। इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावली को माना जाता है। किसके संदर्भ में? पश्चिम के संदर्भ में, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में। भारत के चिंतन के संदर्भ में अगर आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाएगा तो राजा राम मोहन राय को माना जाएगा। ये ध्यान रखना बेटा। इसमें दो वाद हो गए, एक तरफ मैकियावलीवाद, दूसरी तरफ गांधीवाद। मगर आज दुनिया किसका अनुकरण कर रही है राजनीति के क्षेत्र में? मैकियावली का अनुकरण कर रही है, गांधी जी का अनुकरण नहीं कर रही। क्योंकि गांधी जी तो कहते हैं कि राजनीतिक आधार धर्म नैतिकता होना चाहिए, मैकियावली कह रहे हैं कि राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता नहीं होना चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बेटा मुझे बताइएगा, क्या इन दोनों आदर्शों में से अगर हम देखें तो कौन सी बात सत्य है, गांधी जी की, मैकियावली की? गांधी जी की। लेकिन आज गांधीवाद को दुनिया स्वीकार नहीं करी है, बल्कि मैकियावलीवाद को स्वीकार कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, आज दुनिया गांधीवाद को स्वीकार नहीं कर रही है बल्कि मैकियावलीवाद को स्वीकार कर, क्योंकि आज राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता नहीं है। तो प्राचीन भारत में भी ये बात कही गई थी कि राजनीतिक आधार धर्म हो। अब यहाँ ये बात कही गई कि धर्मशास्त्र, इसका मतलब भाई राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए, तो अच्छी बात है। ये तो आधुनिक समय में ये बात की जा रही है और आगे भी कही जाती रहेगी, सत्य है ये बात। चलिए, इसके बाद में बिंदु नंबर 5, अज्ञानतावश या जानबूझकर भारतीय
विचारकों की उपेक्षा की गई। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की या तो अज्ञानतावश या जानबूझ करके उपेक्षा की गई है, जबकि सच्चाई ये है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन श्रेष्ठ स्तर का चिंतन था। क्यों? क्योंकि प्लेटो और अरस्तु से शताब्दियों पूर्व भारत में राजशास्त्र पर लिखा जा चुका था। मतलब अगर हम प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन करें, प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक है, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक है, प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स का हम अध्ययन करें तो वास्तविक रूप में प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स से भी काफी अच्छा वेदों में लिखा जा चुका था। और मनु की मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसी भी रूप में इनसे कम नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्लेटो और अरस्तु से शताब्दियों पूर्व भारत में राजशास्त्र पर लिखा जा चुका था। प्लेटो और अरस्तु से भी पहले। मैं ये कहूंगा कि अगर हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो वेदों के अंतर्गत राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका था। तो ये बात गलत है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ था और श्रेष्ठ स्तर का चिंतन था। अगर तरीके से इसका मूल्यांकन किया जाए, अध्ययन किया जाए तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र इससे गौरवान्वित हो सकता है, लाभान्वित हो सकता है। चलिए बेटा, आगे लिखा मैंने अरस्तु का समकालीन कौटिल्य, अर्थात अगर मान लीजिएगा राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है तो हमारा कौटिल्य भी किसी भी रूप में कम नहीं है। अरस्तु की पॉलिटिक्स और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की यदि तुलना की जाए तो किसी भी रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र कम नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है अरस्तु का समकालीन कौटिल्य। मतलब अरस्तु के समय में ही कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी और अर्थशास्त्र के अंतर्गत यथार्थवाद और आदर्शवाद का सुंदर समन्वय किया गया है। जबकि पश्चिम में तो प्लेटो आदर्शवाद की बात करते हैं, अरस्तु यथार्थवाद की बात करते हैं, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का समन्वय किया गया। इससे श्रेष्ठ चिंतन और दुनिया में कहाँ हो सकता है? आधुनिक जमाने में अगर हम देखें और अगर राजनीति शास्त्र का या राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हम जब राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो वहाँ व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद आता है। व्यवहारवाद में तथ्य की बात की जाती है, उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य मूल्य दोनों की बात की जाती है। तो तथ्य मूल्य दो ये विवाद का विषय बना हुआ है। तथ्य मूल्य में से किसको श्रेष्ठ माने, किसके आधार पर हम राजनीति को समझे, इसका उत्तर कौटिल्य ने दिया था अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कि तथ्य और मूल्य दोनों के आधार पर राजनीति का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये तो कौटिल्य ने लिख दिया था। इसलिए हमारा चिंतन किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। तो लिखें जिसे व्यवहारिक राजनीति का पिता कहा जाता है। मतलब कौटिल्य को व्यवहारिक राजनीति का पिता माना जाता है। आज कौटिल्य को व्यवहारिक राजनीति का पिता माना जाता है। नोट करें, जिसे मतलब कौटिल्य को व्यवहारिक राजनीति का पिता कहा जाता है। आप आगे मैक्सी कह रहे हैं, मैक्सी कहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राजनीतिक इतिहास यूरोप के इतिहास से अधिक प्राचीन है और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से भी निष्फल नहीं है। मतलब मैक्सी ने इस बात का समर्थन किया है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन किसी भी दृष्टि से कमजोर या निष्फल नहीं है, बल्कि यूरोप से भी पहले भारत में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हो गई थी। और ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। चलिए फिर मैंने लिखा यह है भारतीय राजनीतिक दर्शन और संस्कृति का व्यवस्थित अध्ययन 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आरंभ हुआ। मतलब ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन श्रेष्ठ स्तर का रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि व्यवस्थित चिंतन नहीं हुआ है। राजनीतिक चिंतन के ऊपर धर्म का प्रभाव रहा है, ये बात सत्य है, सत्य है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ बताया भारतीय राजनीतिक दर्शन और संस्कृति का व्यवस्थित अध्ययन 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आरंभ हुआ। मतलब व्यवस्थित रूप में 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में आरंभ हुआ था। क्या? भारतीय राजनीतिक दर्शन और संस्कृति का जो व्यवस्थित अध्ययन हुआ था वो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों के बाद में हुआ था। और अंतिम वर्षों के बाद में हुआ इसीलिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के ऊपर दुनिया भर के ग्रंथ लिख दिए गए हैं आज। और जब हम उन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं कि भारतीय मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन किसी भी दृष्टि से कमजोर नहीं है, किसी भी दृष्टि से हीन नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर है। सत्य है ये। चलिए आगे लिखा है बेटा मैंने यहाँ, ये आपका हो जाएगा बिंदु नंबर 5, 6, 7, ठीक है, 8 बिंदु हो गए। इधर आए 9 बिंदु पे ले लेंगे हम। क्या? देखो बेटा 1784 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का आचार्यों की पहल से बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। और इस एशियाटिक सोसाइटी ने क्या किया कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक
चिंतन को ग्रंथों का रूप दिया और विशेष प्रयास किया कि प्राचीन भारतीय चिंतन के ऊपर अच्छे से अच्छे गौरवमयी ग्रंथ लिखे जाएं, और लिखे भी गए। आज हमारे पास दुनिया भर के ग्रंथ हैं जिनके अंतर्गत प्राचीन भारतीय चिंतन के बारे में विस्तृत रूप में लिखा गया है। तो नोट करें, ये भी 10वां बिंदु है बेटा। मनु से गांधी तक भारत में राजनीतिक चिंतन की अनवरत परंपरा मिलती है। आप समझे जरा, मनु से, अगर हम मनु की पुस्तक मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, बाकी मैं ये सारी बातें जब मनु समझाऊं उसमें बताऊंगा। आज हम ट्रस्ट में तैयार कर रहे हैं कि भाई हमको भारतीय राजनीतिक चिंतन समझना है, तो बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मनु से गांधी तक भारत में राजनीतिक चिंतन की अनवरत परंपरा मिलती है। मतलब अगर हम मनुस्मृति शुरू करें और मोहनदास करमचंद गांधी जी तक आए और गांधी जी से भी आगे आज तक हम यदि अध्ययन करें, तो वास्तविक रूप में भारत में राजनीतिक चिंतन की एक अनवरत परंपरा मिलती है। क्या परंपरा मिलती है? इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही है कि इन सभी विचारकों का जब हम अध्ययन करते हैं निष्पक्ष रूप में, तो एक बात ही निकलकर सामने आती है, क्या कि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक प्राणी नहीं बनेगा तब तक राजनीति में सुधार नहीं हो सकता। तो मुझे बता दो, क्या ये बात गलत है? क्या निष्कर्ष गलत है? ये सत्य है। तो ये मनु ने भी कहा है और गांधी ने भी कहा है। और बेटा, मनु ने भी ये बात कही थी कि भाई राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता हो। गांधी जी भी ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता हो। क्या ये बात गलत है? ये बात सत्य है। जबकि पश्चिम के अंतर्गत मैकियावेली क्या करें कि राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता रखने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। मैकियावेली साफ कह रहे हैं कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदा आदमी सब जाएंगे, मतलब राज्य की रक्षा करो, साधन नैतिक अनैतिक जो मर्जी है इस्तेमाल करो। जबकि गांधी जी क्या करें? गांधी जी कह रहे हैं साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। मनु भी कह रहे हैं साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। जबकि मैकियावेली क्या कह रहे हैं? अगर आपने साध्य तय कर लिया, लक्ष्य तय कर लिया, उद्देश्य तय कर लिया, तो आपका साधन चाहे अपवित्र है, नैतिक कुछ भी हो, चलेगा। कौन सा इनमें विकल्प सही है? गांधी जी का सही है, मनु का सही है, मैकियावेली का सही नहीं है। जबकि दुनिया आज मैकियावेलीवाद पर आधारित है, मैकियावेलीवाद को स्वीकार कर रही है, गांधीवाद मनुवाद को स्वीकार नहीं कर रही है। चलिए 11वां बिंदु है प्राचीन भारत में राज दर्शन विविध नाम। अब जो ये 10वां पॉइंट्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये इसका दूसरा पार्ट होगा, विविध नाम। अर्थात प्राचीन भारत में जो राज दर्शन है, प्राचीन भारत का जो राजशास्त्र था, उस राजशास्त्र के विविध नाम थे। क्या क्या नाम थे? नंबर 1 राजधर्म, नंबर 2 दंडनीति, नंबर 3 अर्थशास्त्र और नंबर 4 नीति शास्त्र। मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत राजशास्त्र को ये नाम दिए जाते थे, राजधर्म, दंडनीति, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। ये केवल भारत की बात कर रहे हैं हम। अब सबसे पहले लेंगे हम राजधर्म। देखो बेटा, प्राचीन भारत के अंतर्गत राजशास्त्र को राजधर्म से संबोधित किया जाता था। जैसा कि मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री ही थे, मनु मूलतः एक धर्मशास्त्री थे। अगर मनु की मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे तो वास्तविक रूप में हमें मनु एक धर्मशास्त्री ही दिखाई देंगे, ना कि राजशास्त्री, ना कि राजशास्त्री। इसलिए मनुस्मृति में जगह जगह राजधर्म शब्द का ही प्रयोग किया गया है। बेटा ध्यान दें, तो पहला नाम है राजधर्म। मतलब राजशास्त्र के लिए प्राचीन भारत में राजधर्म का प्रयोग किया जाता था। राजधर्म का मतलब होता है राज्य शासन राजा का धर्म। मतलब यहाँ राज्य और जो शासन किया जाता है वो राजा का धर्म है। मतलब राज्य और शासन जो है वो राजा का धर्म है। अब धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से निकला है। धृ का अर्थ है धारण करना। मतलब वास्तविक रूप में राजा का एक ये कर्तव्य है कि जनहित के संबंध में वो कार्य करे, जन से संबंधित नीतियां बनाए। मतलब राजा के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे कि जनता का अहित हो। इसलिए राजा के द्वारा जो कार्य किया जाता था, राजा के द्वारा जो जनहितकारी कार्य किए जाते थे, वो एक तरह से राजधर्म माना जाता था, राजधर्म कहा जाता था। मतलब राजा के द्वारा जो राज्य किया जाता था, राजा के द्वारा जो राज्य किया जाता था, राजा के द्वारा जो शासन किया जाता था, वह राजा का धर्म अर्थात राजधर्म कहलाता था। इसलिए प्राचीन भारत में राजशास्त्र को, राजदर्शन को राजधर्म कहा जाता था। ठीक है, एक। नंबर 2 दंड नीति। प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीति शास्त्रों को, राजशास्त्र को, राजदर्शन को दंड नीति के नाम से भी संबोधित किया जाता था। जैसे कि आप देखेंगे मनु, कौटिल्य और शुक्र की जब हम विचारधारा का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने 4 विद्याओं की चर्चा की है, जिसकी चर्चा हम मनु, कौटिल्य, शुक्र के साथ व्यापक रूप में करेंगे। यहाँ तो केवल नाम लूंगा मैं, आन्विष्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। अब हाँ, इतना जरूर है कि मनु ने
त्रयी वार्ता और दंड नीति, त्रयी वार्ता और दंड नीति, इन तीन की चर्चा की है, जबकि कौटिल्य ने आण्विक की, त्रयी वार्ता और दंड नीति की चर्चा की है। अब पर कुल मिला के हम ये कहेंगे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत 4 प्रकार की विद्याएं बताई जाती थी, आण्विक की, त्रयी वार्ता और दंड नीति। तो इसका मतलब 4 विद्याओं में जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विद्या मानी गई थी वो दंड नीति को माना गया था। किसको माना गया था? दंड नीति को माना गया था। इसलिए प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजशास्त्र को दंड नीति की संज्ञा भी दी जाती थी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, प्राचीन भारत में प्रशासन का शास्त्र, मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत दंड नीति को प्रशासन का शास्त्र माना जाता था। क्या? प्रशासन का शास्त्र माना जाता था। और दंड के बिना राज्य कायम नहीं हो सकता। मतलब वास्तविक रूप में प्राचीन भारत के अंतर्गत स्पष्ट रूप में सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के द्वारा ये कह दिया गया था कि दंड के बिना राज्य कायम हो ही नहीं सकता। मतलब जब तक दंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक वास्तविक रूप में राज्य कायम नहीं हो सकता। मतलब नैतिक आचरण के जो नियम होते हैं उनका तब तक पालन नहीं हो सकता जब तक दंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जब तक दंड स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक दंड नहीं होगा, तब तक राज्य भी स्थायी नहीं हो सकता, शासन भी स्थायी नहीं हो सकता। क्योंकि राजा के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे उन आदेशों का पालन बिना दंड के हो ही नहीं सकता। इसलिए प्राचीन भारत में राजशास्त्र को दंड नीति भी कहा जाता था। एक विद्वान है जायसवाल, जायसवाल इसे मतलब दंड नीति को सरकार के सिद्धांत कहता है। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। जायसवाल ने दंड नीति को सरकार के सिद्धांत कहा है, तो नोट करें, जायसवाल ने इसे मतलब दंड नीति को, जायसवाल ने दंड नीति को सरकार के सिद्धांत कहा है। क्या कहा है? सरकार के सिद्धांत कहा है। अब बेटा तीसरा जो नाम आता है प्राचीन भारत में राजशास्त्र का, वो है अर्थशास्त्र। जैसा कि आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, कौटिल्य की पुस्तक का नाम ही क्या है? अर्थशास्त्र है। तो इसका मतलब प्राचीन भारत में राजशास्त्र को अर्थशास्त्र भी कहा जाता था। अब आज तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपत्ति संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन प्राचीन भारत के अंतर्गत अर्थशास्त्र शब्द का यह अर्थ नहीं था। प्राचीन भारत में जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का ये भावार्थ बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या भावार्थ है? देखिएगा, भूमि को प्राप्त करने व पालन करने का जो साधन है वह अर्थशास्त्र है। मतलब कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में साफ लिखा है कि भूमि को प्राप्त करने व भूमि का पालन करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो सारे के सारे साधन अर्थशास्त्र कहलाते। इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ भूमि को प्राप्त करने, तो भूमि को प्राप्त कौन करेगा? राज्य करेगा, सरकार करेगी। पालन करने का जो साधन है, अब भूमि को प्राप्त करने के लिए और इसके साथ उसका पालन करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके अंतर्गत राजनीति, राज्य, राजा का अध्ययन किया जाता है। अतः प्राचीन भारत में राजशास्त्र का अर्थशास्त्र भी कहा जाता था। आप देखिएगा बेटा, आगे लिखा है हमने अमरकोश, अमरकोश डिक्शनरी है कि अमरकोश में अर्थशास्त्र व दंड नीति को समानार्थक माना गया। मतलब ये कोश एक ऐसा कोश है जिसमें अर्थशास्त्र और दंड नीति को समानार्थक माना गया। अर्थशास्त्र और दंड नीति का एक अर्थ बतलाया गया है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। राजधर्म के बाद में दंड नीति है, दंड नीति का अर्थ अलग है और अर्थशास्त्र का अलग है, लेकिन अमरकोश में दोनों का एक अर्थ माना गया है। तो ये भी आपको नोट करना है। प्राचीन भारत में राजशास्त्र को चौथा नाम दिया गया है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र जरा देखिएगा, कामंदक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, कामंद के नीति सार, कामंद की नीति शास्त्र है, शुक्र का शुक्र नीति शास्त्र, शुक्र का शुक्र नीति सार। तो इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुस्तक के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक रूप में उस समय राज्य की क्या नीति होगी, राज्य की क्या नीति होगी, इसके बारे में इन पुस्तकों में लिखा गया था। तो इसलिए प्राचीन भारत के अंतर्गत राजशास्त्र को जो है नीति शास्त्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीति शास्त्र भी कहा जाता था, नीति शास्त्र भी कहा जाता था। अब नीति से राजनीति अस्तित्व में कैसे आई, नीति से राजनीति अस्तित्व में कैसे आई, इसको समझिए। बेहतरीन का बेटा, यहाँ वास्तव में नीति तो एक सामान्य व्यक्ति के आचरण की तरफ संकेत करता है, सामान्य व्यक्तियों के आचरण की तरफ संकेत करता है। लेकिन अब सामान्य व्यक्तियों के आचरण की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर राजा के आचरण के भी तो कुछ नियम होते हैं। अब राजा के आचरण के जो नियम होते हैं, तो राजा के आचरण के नियमों को सामान्य व्यक्ति के आचरण के नियमों से अलग करने के लिए नीति के साथ राज विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया। क्या? राज विशेषण का प्रयोग किया गया। और फिर ये क्या बन जाता है? राजनीति। मतलब कामंद की नीति सार के बाद में ही कामंदक ने जो नीति बताई थी उस नीति के साथ में राज विशेषण जोड़ दिया गया और तभी से राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि पश्चिम के अंतर्गत
अरस्तु की जो पुस्तक पॉलिटिक्स है वहां से राजनीति शब्द का शुरुआत माना जाता है। ठीक है बेटा, तो नोट करें नीति शास्त्र वो शास्त्र नीति शास्त्र कहलाता है। नोट करें वो शास्त्र नीति शास्त्र कहलाता है जो भलाई बुराई उचित अनुचित के कार्यों का उल्लेख करे। नोट करें नीति शास्त्र किसे कहते हैं? जो शास्त्र भलाई बुराई उचित अनुचित के कार्यों का उल्लेख करे वह नीति शास्त्र कहलाता है। इसके बाद में अब यहाँ जो नीति शास्त्र की बात आती है तो आप शुक्र का शुक्र नीति सार ले सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कामंदक का कामंद की नीति शास्त्र, नीति सार भी कह सकते हैं इसको। कामंद की नीति शास्त्र क्या? कामंद की नीति सार, क्या बोल रहा हूँ मैं? कामंद की नीति सार। और शुक्र का शुक्र नीति सार, तो इसके अंतर्गत राजा के आचरण के नियमों का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, वैसा अगर देखा जाए तो, लेकिन सामान्य रूप में सामान्य व्यक्तियों के आचरण का भी उल्लेख किया गया है। अब अंत में मैंने जो लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्य से संबंध रखने वाले नियमों को आचरण के अन्य पहलुओं से पृथक दर्शाने के लिए नीति के साथ राज्य विशेषण का प्रयोग किया गया। क्या मतलब हुआ इसका? कि बेटा राज्य से संबंध रखने वाले नियमों को आचरण के अन्य पहलुओं से, मतलब सामान्य व्यक्तियों के आचरण के जो नियम है उनसे अलग रखने के लिए चूंकि राज्य के आचरण के जो नियम है उनको अलग रखना पड़ेगा। अब अलग रखना पड़ेगा तो फिर इसको नया नाम देना पड़ेगा, और नया नाम क्या हो जाएगा? फिर वह नया नाम होगा दर्शन के लिए नीति के साथ राज विशेषण का प्रयोग किया गया, और तभी से इसको राजनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति, मतलब राजा की नीति। सामान्य व्यक्तियों के आचरण के जो नियम होते हैं उसको नीति कह दिया जाता है, लेकिन राजा के आचरण के जो नियम होते हैं उसको राजनीति कहा जाता है। इसलिए कामंद किए नीति सार के बाद में राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। शुक्र की शुक्र नीति सार के बाद में राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंत में निष्कर्ष रूप में एक विद्वान है डॉक्टर भंडारकर। नोट करें डॉक्टर भंडारकर मैंने यहाँ इन्वर्टेड कोमा से शुरू किया, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया, ये मैं आपको लिखा हूँ, आप लिखिएगा। डॉक्टर भंडारकर ने कहा है कि सामान्य व्यक्तियों के आचरण के लिए नीति शब्द का प्रयोग किया गया था। कामंदक के द्वारा, शुक्र के द्वारा नीति शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के आचरण को राजा के आचरण से अलग करने के लिए यहाँ राजा के आचरण के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया। राजा के आचरण के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया गया। कौन करें? डॉक्टर भंडारकर। तो ये सेंटेंस आप इसमें नोट कर लेंगे, ये डॉक्टर भंडारकर का कहना है। तो आज की जो लेक्चर का निचोड़ है वो निचोड़ ये है कि वास्तविक रूप में एक तरफ तो ये कह दिया जाता है कि भाई पश्चिम वाले कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, और यदि हुआ भी है तो राजनीतिक चिंतन के ऊपर धर्म का प्रभाव रहा है, और प्राचीन भारत में व्यवस्थित रूप में कोई चिंतन नहीं हुआ है, ये आरोप लगा दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं कि प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन श्रेष्ठ स्तर का रहा है। प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीति शास्त्र के बारे में जो सिद्धांत दिए गए वो सिद्धांत तो आधुनिक समय में दुनिया में भी नहीं दिए गए, यूरोप में भी नहीं दिए गए। और मैं ये कहूँगा कि पश्चिम वाले हमारे ऋणी हैं, हमने जो सिद्धांत प्राचीन समय में ही दे दिए गए थे वो सिद्धांत तो पश्चिम वालों ने 3000 वर्ष पहले दिए, जबकि हमने तो लाखों वर्ष पहले सिद्धांत दिए गए थे। हमने उन सिद्धांतों का प्रयोग करके छोड़ दिया। इसलिए ये कहना गलत है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन श्रेष्ठ स्तर का नहीं है, या प्राचीन भारत में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ है, नहीं, गलत बात है। और अगर ये बात कही गई है कि भारत में प्राचीन समय में जो चिंतन हुआ है उसके ऊपर धर्म का प्रभाव रहा है, तो राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना ही चाहिए। आज राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता नहीं है, इसलिए तो राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है। और जब तक राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता नहीं होगी तब तक राजनीति का सुधार हो भी नहीं सकता। यही तो बात अगर गहराई से अध्ययन करें तो प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यही तो बात कही है कि वास्तविक रूप में जब वो न्याय का सिद्धांत देता है तो ये कहता है
कि मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं। मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। इन 3 तत्वों से 3 वर्ग बन जाते हैं, दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो ये तीनों ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, वही न्याय है। तो यहाँ पर भी तो वही बात कही जा रही है कि राजनीतिक आधार धर्म नैतिकता होना चाहिए। तो बेटा एक बात तो ये है, दूसरा ये है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत राजनीति शास्त्र को क्या क्या नाम दिया जाता था? ये 4 नाम दिए जाते थे, राजधर्म, रणनीति, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कहीं राजधर्म शब्द का प्रयोग हो रहा है, कहीं रणनीति का प्रयोग हो रहा है, कहीं अर्थशास्त्र का प्रयोग हो रहा है, कहीं नीति शास्त्र का प्रयोग हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आज का जो लेक्चर आप अच्छे से समझ जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत के राजनीतिक चिंतन को समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। ना तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने में दिक्कत आएगी, ना मध्यकाल के राजनीतिक चिंतन को समझने में दिक्कत आएगी, ना आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने में दिक्कत आएगी। हम इनको 3 खंडों में विभाजित करके समझाएंगे। पूरा का पूरा भारतीय राजनीतिक चिंतन मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊंगा, आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अंत में ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का संविधान रटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को भारतीय राजनीतिक चिंतन को यदि अच्छे से समझा दिया जाए तो संविधान तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा, भारत का संविधान तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। बड़ी गंभीर बात है, भारत के राजनीतिक चिंतन की जानकारी यदि भारत के विद्यार्थियों को दे दी जाए, भारत के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को दे दी जाए तो भारत का संविधान तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया प्राचीन भारत में राजशास्त्र और इसके विविध नाम, लेक्चर नंबर 1। मुझे पूरा विश्वास है आज का लेक्चर आप अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।